नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी बॉन्ड पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पहला चैप्टर है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। सो गाइस, मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं आप सभी के लिए एक न्यू सीरीज 10th क्लास सोशल साइंस की न्यू सीरीज, जो कि एनिमेटेड वीडियो सीरीज रहेगी। एनिमेशन के माध्यम से सभी चैप्टर को हम समझने वाले हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट सोशल साइंस में है। जैसे कि हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की बात कर ले, हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की हम बात कर ले, हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास की हम बात कर ले, या फिर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की बात कर ले। सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको इसी चैनल पे एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाएगा, वो भी हिंदी मीडियम में। क्योंकि हिंदी मीडियम में आपको कोई भी एनिमेशन के माध्यम से पूरे यूट्यूब पे वीडियोस प्रोवाइड नहीं करा रखा। सिर्फ और सिर्फ रोशन सा स्टडी बॉन्ड पे ही आपको हिंदी माध्यम में सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी इसी चैनल पे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने सभी दोस्तों के बीच में इस चैनल के लिंक को शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़ सके और अपनी स्टडी को और बेहतर कर सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, हम चैप्टर के नाम के अर्थ से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। सबसे पहले हम संसाधन की बात कर लेते हैं कि संसाधन होता क्या है और संसाधन का किसी देश के विकास में कितना योगदान होता है। चैप्टर के नाम को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमें जब किसी भी चैप्टर को समझना होता है। तो सबसे पहले अगर हम संसाधन की बात करें कि संसाधन होता क्या है, तो देखिए, संसाधन हमारे पर्यावरण में मौजूद हर वो वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, वो सब क्या है, संसाधन है ना। लेकिन बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जिनका जो हमारे आसपास पर्यावरण में मौजूद तो है, लेकिन उसको हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते, तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। संसाधन उन्हीं वस्तुओं को हम कह सकते हैं जिनको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी मौजूद है और समाज ने उसको मान्यता प्रदान कर रखा है। ठीक है जी। तो आप सिंपल परिभाषा दो, संसाधन क्या है, तो आप बता देना कि हमारे पर्यावरण में मौजूद हर वो वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, वो संसाधन है। जैसे कि मोबाइल फोन की बात कर लो, वीडियोस देखने के लिए आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो, क्या है आपके लिए, संसाधन है ना। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए माइक का इस्तेमाल करता हूँ, ये माइक मेरे लिए क्या है, संसाधन है। ठीक है। इसी तरीके से जो भी वस्तु आपके आसपास नजर आता है, जिसका इस्तेमाल आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हो, वो सभी क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। अब देखिए, विकास, हर एक देश के विकास में संसाधन का बहुत ज्यादा योगदान होता है। जैसे कि प्राचीन काल की अगर हम बात कर ले, तो भारत सोने का चिड़िया था। यहाँ पे लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाल थी, सारी चीजें जो भी उनको चाहिए, सारी चीजें आसानी से मिल जाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने हमें लूटा, हमारे सारे संसाधन अपने देश में ले गए, है ना। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। ठीक है। तो देखिए, किसी भी देश के विकास में संसाधनों का बहुत ज्यादा योगदान होता है। जिस देश के पास जितना ज्यादा संसाधन होगा, वो देश उतना ही तेज गति से विकास करेगा। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है देश के विकास के लिए। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे आसपास जो भी संसाधन मौजूद है, कुछ तो हमें प्रकृति ने उपहार के तौर पे दिए, गिफ्ट के तौर पे हमें प्रकृति से मिल गए हैं। कुछ हम मानवों ने खुद से बनाया है, जो कि मानव निर्मित संसाधन है ना। तो संसाधनों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें, कितने भागों में बांटते हैं, तो यहाँ पे हम 4 प्रकार के संसाधनों की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पे यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है। इसके आधार पे हम संसाधनों को 2 भागों में बांटते हैं। इसमें हम संसाधनों को इस आधार पे बांटते हैं कि संसाधनों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, क्या उसमें जीवन मौजूद है या जीवन नहीं मौजूद है। उसके आधार पे हम संसाधनों को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे जो पहला संसाधन है आपका जैव संसाधन। अब शब्द से ही आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा, जिसमें जीवन मौजूद होगा, है ना। हमारे जीव मंडल में जो भी जीव आप देखते हैं, जैसे कि मनुष्य को देख ले आप वनस्पति जात को देख ले, है ना, आप जो भी प्राणी जात देखते हैं, आप जीव जंतु देखते हैं, मत्स्य देखते हैं, पशुधन आपको आसपास नजर आ जाएगा। तो ये सब क्या है, जैव संसाधन है, जैविक संसाधन। जिसमें जीवन मौजूद होगा, वो क्या हो जाएगा, जैव संसाधन हो जाएगा। इसमें जो दूसरा जो संसाधन का वर्गीकरण है, वो है अजैव संसाधन। ऐसे संसाधन जो कि निर्जीव है, जिसमें जीवन मौजूद नहीं है ना, वो सब अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप चट्टानों की बात कर लो, धातुओं की बात कर लो, क्या इसमें जीवन है, क्या आप फोन की बात कर लो, फोन जो है उसमें क्या जीवन मौजूद है। वैसे तो आप बहुत सारी चीजें फोन में देखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो निर्जीव ही है ना। तो जिसमें जीवन मौजूद नहीं है, वो अजैव संसाधन हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, ये तो हो गया पहला प्रकार, उत्पत्ति के आधार पे हमने 2 भागों में बांट दिया। अब जो दूसरा प्रकार है, वह समाप्यता के आधार पे। समाप्यता के आधार पे हम संसाधनों को 2 भागों में बांटते हैं। इसमें भी संसाधनों का 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। देखिए जी,
आप छोटी क्लासेस से इन दोनों संसाधनों के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं और आगे भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो अभी आप लोग जान लेंगे तो आगे हमेशा काम आएगा। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, वो सब नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, है ना। या इसको हम पुनः प्रयोगी या पुनः उपयोगी संसाधन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सौर ऊर्जा की आप बात कर लो, जो सूरज से मिलने वाली ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। पवन ऊर्जा की आप बात कर लो, जल ऊर्जा की बात कर लो, है ना। ये सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि हमेशा इस दुनिया में मौजूद रहेंगी, है ना, और साथ ही साथ खत्म नहीं हो सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं, तो इसको हम नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब हम अनवीकरणीय संसाधन की बात कर लेते हैं। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसका इस्तेमाल आप एक बार कर लोगे ना तो खत्म, उसका इस्तेमाल आप बार बार नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर हम पेट्रोल की बात कर ले, तो क्या पेट्रोल का इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। पेट्रोल को आपने कार में डाल दिया या बाइक में डाला और आप ड्राइव करिए, तो पेट्रोल का क्या बन जाएगा? धुआं बन जाएगा, धुआं बन के उड़ जाएगा हवा में। क्या उसको आप दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हो? आप कोयले की बात कर लो, कोयले का एग्जाम्पल देता हूँ। कोयले को आप जला दोगे तो क्या बन जाएगा? राख। आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते दोबारा, है ना। लेकिन अगर हम पानी की बात कर ले, तो भाई पानी आप उसको कितना भी गंदा कर दो, उसको तुम कहीं ना कहीं आग में तपा दो, लेकिन फिर भी वो वाष्प बन के ऊपर चला जाएगा और फिर दोबारा वो कहीं ना कहीं मतलब इस्तेमाल में आ ही जाएगा हमारे, है ना। तो ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनका इस्तेमाल हम एक ही बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे आप जीवाश्म की बात कर लो, है ना, बहुत सारे धातुओं की बात कर लो। वैसे इसमें जीवाश्म जो ईंधन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि आपने पेट्रोल की बात किया या फिर आपने कोयले की बात की, तो ये सारे अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रकार भी समझ चुके होंगे आप सभी। चलिए जी, अब हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पे। अच्छा, इसमें हम संसाधनों को 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। अब स्वामित्व का मतलब होता क्या है भैया? देखिए, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, यानी कि संसाधन पे किसका अधिकार होगा, इस आधार पे हम संसाधनों को 4 भागों में इसमें वर्गीकृत कर देते हैं। सबसे पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन। अब इस शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसे संसाधन जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा, किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व होगा, है ना। जैसे कि मेरी जमीन है, मैंने उस पर अपना घर बना रखा है, उस जमीन पे मेरा हक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। किसान की भूमि है जिसपे वो खेती करता है, तो उस पर किसान का हक है, किसान का स्वामित्व है ना। ऐसे ही अगर कोई चारागाह है, कोई बाग है ना, या फिर कोई घर है, तो उस पर किसी एक व्यक्ति का हक होता है। ठीक है जी। तो व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसपे किसी एक व्यक्ति का हक होगा। चलिए, दूसरा प्रकार क्या है? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। अब सामुदायिक यानी कि पूरी कम्युनिटी जो है उसका हक होगा उस पर, ठीक है, पूरे समुदाय का हक होगा, किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होगा इस संसाधन पे। पूरे समुदाय का जिस संसाधन पे हक होगा, समुदाय में शामिल सभी व्यक्ति का इस संसाधन पे हक होगा। जैसे कि शमशान भूमि की बात कर लो, कोई तालाब है गाँव में, तो तालाब में तो जाके सभी डुबकी लगा सकते हो भाई, सभी नहा सकते हो उसमें, है ना। इसके अलावा आप अगर नगरीय क्षेत्र की बात करोगे तो कोई भी सार्वजनिक पार्क है, पिकनिक स्थल है, खेल के मैदान है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति के लिए है, वो सभी के लिए होता है ना। तो ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। अब इस पे हम बात करते हैं अगले प्रकार की, वो है राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, राष्ट्रीय संसाधन यानी कि नेशनल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो ये ऐसे संसाधन होते हैं जिसपे किसी राष्ट्र का हक होता है, यानी कि एक देश के राजनीतिक सीमा के अंदर, ठीक है, जितने भी संसाधन है वो सब राष्ट्रीय संसाधन है, उस पर सरकार का हक होता है कहीं ना कहीं। जैसे कि मैं किसी व्यक्तिगत संसाधन की बात कर लूँ, मैं व्यक्तिगत भूमि की बात कर लूँ, जमीन की बात कर लूँ, या कोई व्यक्तिगत तालाब है ना, उसकी मैं बात कर लूँ, तो अगर कहीं सड़क बनाया जा रहा है या रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा है, तो आप लोग देखते होंगे कि सरकार क्या करती है, उस जमीन पे अधिग्रहण कर लेते हैं। सरकार का हक है कि उस जमीन को सार्वजनिक हित के लिए क्या करे, उस पर अधिकार जता ले। सभी के भलाई के लिए अगर कोई काम होता है तो उस पर अधिकार जता सकती है, उस पर अधिकार जमा सकती है सरकार, है ना। और ऐसा होता भी है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, जाना होगा और अपने आंखों से देखा भी होगा कि किसी भी कोई भी सड़क जब बनाई जाती है तो आसपास की जमीनों को कब्जे में ले लिया जाता है, यानी कि उसको काट के सड़क में मिला दिया जाता है, उसमें मतलब सड़क बना दी जाती है। तो कहीं ना कहीं वो किसी व्यक्ति के जमीन पे ही सड़कें बनी है या फिर रेलवे लाइन का विस्तार हुआ है, ठीक है। तो ये सारे राष्ट्रीय संसाधन है, मतलब देश की सीमा के अंदर मौजूद वो सभी संसाधन है जो राष्ट्रीय संसाधन ही कहलाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम समुद्री क्षेत्र की बात करें तो लगभग यहाँ पे 12 समुद्री मील की बात की गई है, यानी कि 19.2 किलोमीटर तक का जो पूरा महासागरीय क्षेत्र है वो सब हमारे राष्ट्रीय संसाधन का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, 12 समुद्री मील, ये डाटा आप याद रखिए, सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे संसाधन जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसे संसाधन जिस पे किसी एक देश का हक नहीं होगा, जिसका इस्तेमाल सभी देश मिलकर करेंगे, वो सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए हम समुद्री क्षेत्र की बात कर ले, महासागरीय क्षेत्र की बात कर ले, तो तट है समुद्री क्षेत्र का, किसी देश का जो तट जहाँ से लग रहा है उसके 200 किलोमीटर के दूर का जो भी पूरा एरिया होगा, 200 किलोमीटर के बाद का जो भी एरिया होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आ जाता है ना। उस पर किसी एक देश का हक नहीं होता, किसी एक देश का अधिकार नहीं होता। इसी तरीके से अंतरिक्ष की आप बात कर सकते हो। ठीक है, अंतरिक्ष में भी किसी एक देश का हक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जिस पे किसी एक देश का हक नहीं होगा वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस पॉइंट को भी समझ चुके होंगे। अब प्यार बच्चों हम बात करते हैं अगले संसाधन के प्रकार की, तो यह है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर हम संसाधनों को कुल मिला के 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला आता है संभावी संसाधन, यानी कि इसको इंग्लिश में हम पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं, संभावी संसाधन। तो ये ऐसे संसाधन होते हैं जो कि किसी प्रदेश में, किसी क्षेत्र में मौजूद तो है लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया है ना। ये सब संभावी संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप भारत के पश्चिमी भाग की बात कर लो, जैसे कि राजस्थान और गुजरात में हम बात करें तो राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के बहुत सारे संभावनाएं हैं कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम सौर ऊर्जा बना सकते हैं या फिर पवन ऊर्जा का निर्माण हम कर सकते हैं इन एरियाओं में। लेकिन हमारे पास उचित प्रौद्योगिकी नहीं है, प्रौद्योगिकी का विकास उतना बेहतर तरीके से हम नहीं कर पाए, जिस वजह से हम इन संसाधनों का इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रहे, है ना। लेकिन आगे अगर हम टेक्नोलॉजी लेके आ जाते हैं, प्रौद्योगिकी लेके आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन संसाधनों का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है जी, तो इसको हम संभावित संसाधन कह देते हैं। आगे है विकसित संसाधन, डेवलप रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो कि जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसकी खोज की जा चुकी है, जिसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, वो सारे संसाधन क्या कहलाएंगे जी? डेवलप रिसोर्सेज कहलाएंगे, विकसित संसाधन कहलाएंगे। ये बहुत आसान था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत आपको नहीं थी। आगे हम बात करते हैं भंडारण यानी कि स्टॉक। देखिए, पर्यावरण में मौजूद वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उनको बनाने के लिए या उनके प्रयोग के लिए हमारे पास क्या है? प्रौद्योगिकी नहीं है, टेक्नोलॉजी है ही नहीं, है ना, अभी मौजूद ही नहीं है। तो उसको हम भंडारण की श्रेणी में रख देते हैं, उनको हम भंडारण में शामिल कर देते हैं। जैसे कि इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो हम जल की बात कर ले, तो आप सभी को पता है कि जल में 2 प्रकार के ऊर्जा के स्रोत है ना। यौगिक जल जो है 2 यौगिक से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों ही ऊर्जा के मुख्य स्रोत माने जाते हैं, परंतु हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है जिससे कि हम इनको एक रिसोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल में ला सके, संसाधन के तौर पे इसका हम इस्तेमाल में ला सके। तो इस वजह से इसको हम अभी भंडारण की श्रेणी में रख देते हैं। ठीक है, आखिरी है संचित कोष। देखो, भंडारण और संचित कोष मिलता जुलता ही है। ठीक है, इसमें भी क्या है कि हमें अभी पता नहीं है कि भाई हमारे पास तकनीक नहीं है, इसलिए हम उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो इसमें भी कहने का मतलब ये है कि आगे भविष्य में हम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि भाई आगे हम क्या करेंगे, तकनीक का विकास कर लेंगे और इन संसाधनों को हम दोबारा से इन संसाधनों को हम प्रयोग में ला पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बढ़िया एग्जांपल दिया जल का, है ना। पानी को हम बिजली बनाने में इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी उतना बेहतर तकनीक नहीं है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सके। बहुत ज़्यादा सीमित प्रयोग है इसका, ज़्यादा मात्रा में हम पानी से बिजली नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारे पास अभी तकनीक की कमी है। लेकिन भविष्य में हम जब तकनीक विकसित कर लेंगे तब हम इसका इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप रिसोर्सेज जो है, हमारे संसाधन है, संसाधन के कितने प्रकार है, उसको आप सभी बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे। अगर आपको लगता है कि भाई रोशन सा स्टडी पॉइंट पे जो चीज़ें आपको समझाई जा रही है आपको समझ में आ रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने कम से कम 4 दोस्तों को आगे वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला हम टॉपिक समझते हैं संसाधन का विकास। देखिए जी, अगर हम बात करें तो मनुष्य के जीवन यापन के लिए संसाधन बहुत जरूरी है। मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संसाधन बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आप सभी को पता है कि हम संसाधनों का लगातार क्या करें,
अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कुछ व्यक्ति के लालच के कारण लगातार संसाधनों का हास्य हो रहा है, संसाधन लगातार खत्म होते जा रहे हैं। और इस वजह से क्या है कि पूरा जो समाज है वो दो वर्गों में बंटता जा रहा है। एक ऐसा समाज जिसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, वो बहुत अमीर है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, और दूसरा संसाधन विहीन लोग हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज है ही नहीं, जिनके पास बहुत कम संसाधन है। इस तरीके से पूरा समाज जो है वो दो वर्गों में बंटता जा रहा है, अमीर और गरीब, है ना। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। साथ ही साथ संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से आपको पता है कि पूरे विश्व में बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कि ओजोन परत में जो छेद आप देख सकते हैं, या फिर पर्यावरण प्रदूषण, भूमि का लगातार दोहन हो रहा है, नदियों को हम प्रदूषित कर रहे हैं, वायुमंडल को हम प्रदूषित कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है और ये आगे चल के और ज़्यादा बढ़ता चला जाए। ठीक है जी। तो ये समस्या जो है एक देश में नहीं है, बल्कि दुनिया के सभी देशों में ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो इसी वजह से क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरण को बचाने के लिए, संसाधनों का नियोजित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ सम्मेलन हुए हैं। तो यहाँ पे हम पृथ्वी सम्मेलन की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम रियो सम्मेलन भी बोल देते हैं या फिर पृथ्वी सम्मेलन बोल देते हैं, जो कि 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था जो कि ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था, है ना। और इस सम्मेलन में कुल मिला के 100 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है उन्होंने इसमें भाग लिया था, एकत्रित हुए थे। सो इस सम्मेलन को करने का मेन पर्पस यही था कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें कुछ नियम कायदे बनाने चाहिए, है ना। सामाजिक आर्थिक विकास की जो भी समस्याएं हैं उसका हल हमें ढूंढना चाहिए। और इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 को भी मंजूरी दी गई थी। एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ नए तौर तरीके सुझाए गए थे। तो आगे हम एजेंडा 21 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 21वीं सदी में विकास के लिए 21 एजेंडे जो रखे गए थे उसकी हम बात कर लेते हैं। ये क्या था एजेंडा 21? तो प्यारे बच्चों देखिए, एजेंडा 21 का मेन पर्पस था पर्यावरण के संरक्षण के लिए सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना। सतत पोषणीय विकास का मतलब यह है कि विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम संसाधन को अभी तो यूज में ला ही लाए, साथ ही साथ अपने भविष्य के लिए भी संसाधन को बचा के रखे, है ना। संसाधनों को हम ज्यादा नष्ट ना करें। ठीक है, तो इस एजेंडा के माध्यम से, इसमें जो एजेंडा 21 है इसके माध्यम से विकास के लगभग पर्यावरण के संरक्षण के लिए लगभग 21 एजेंडों पर सहमति जताई गई थी, है ना। इसके प्रमुख अगर हम मुद्दों की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण, गरीबी, है ना, रोगों से निपटना, ये सारे मुख्य उद्देश्य थी इस एजेंडा 21 के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एजेंडा 21 को भी समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग, है ना। देखिए, भारत एक विशालकाय देश है और यहाँ पे बहुत सारे राज्य है, बहुत सारे प्रदेश है। अब सभी राज्यों में संसाधन एक जैसे मात्रा में उपलब्ध नहीं है। कुछ संसाधन संपन्न राज्य है, कुछ संसाधन विहीन राज्य है जहाँ पे बिल्कुल ही रिसोर्सेज की कमी हो रखी है। जैसे कि मैं अगर कुछ राज्यों की बात करूँ, जैसे कि झारखंड की हम बात कर ले, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हम बात करें, तो यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा है, कोयले की जो भंडार है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पे जल संसाधन की कोई कमी नहीं। लेकिन इन राज्यों में, जैसे पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य, वहाँ पे मूल विकास की कमी है। राजस्थान की अगर बात कर लो तो यहाँ पे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जल संसाधन की कमी है। ठीक है, इसी तरीके से आप लद्दाख में चले जाओ तो वो बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे विकास की बहुत कमी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में एक तो भाई विशालकाय देश है, संसाधन सभी राज्यों में समान रूप से नहीं है, और दूसरा अब क्या है कि सरकारें जो है संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि संसाधन नियोजन को बढ़ावा दिया जाए, संसाधनों का एक नियोजन के तहत, एक योजना के तहत इस्तेमाल में लाया जाए ताकि सभी राज्यों को इसका फायदा हो सके। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन कैसे किया गया है या फिर कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, संसाधन नियोजन में सबसे पहला काम है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में जो संसाधन है उसकी पहचान की जाए और उसकी सूची बनाई जाए, है ना। और इसमें क्या किया जाता है, इसके लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण हो सकता है, मानचित्र बना सकते हैं, संसाधनों की जो गुणवत्ता है और उसकी मात्रा कितनी है उसको मापा जा सकता है। ये पहला चरण होता है। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हो कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए जो प्रौद्योगिकी है और जो कौशल है ना, और जो संस्थागत नियोजन ढांचा है उसको तैयार किया जाए। इसके अलावा जो भी हमारे देश में संसाधन विकास योजनाएं चल रही है और जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं जो चलाई जा रही है राष्ट्रीय सरकार के द्वारा, उन दोनों के बीच में तालमेल बनाया जाए।
है ना, ये भी संसाधन नियोजन का एक पार्ट है। देखिए, भारत में संसाधन नियोजन को लागू करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। पंचवर्षीय योजनाओं में क्या था कि 5 वर्ष के लिए जो हमारे देश के जो रिसोर्सेज है ना, उसको 5 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, इन क्षेत्रों में खर्च करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रयास ये किया गया था आज़ादी के बाद कि हम अपने सभी संसाधनों को 5 वर्ष के लिए योजना अनुसार खर्च करेंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत में संसाधन नियोजन वाला जो टॉपिक है उसको भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम संसाधन संरक्षण की बात कर लेते हैं। देखिए जी, आपसे क्यों पता है कि सभी देश के विकास के लिए संसाधन बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, लेकिन आपको पता है कि लगातार जो संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है उसकी वजह से कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिल रही है। तो इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए जरूरी है कि हम संसाधनों को सही से इस्तेमाल करें। संसाधन का संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है और संसाधन के संरक्षण को लेकर बहुत सारे चिंतक हुए, विचारक हुए, जिन्होंने इस विषय पे अपनी बातें रखी हैं। जैसे कि हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी संसाधन संरक्षण पर अपनी चिंता किस तरीके से व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो इस तरीके से हमारे जो महात्मा गांधी जी है, उन्होंने ये बात रखी कि लालची और स्वार्थी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, लगातार अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे। ठीक है। संसाधन संरक्षण के लिए और भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे पहले संसाधन संरक्षण के लिए जो वकालत करना शुरू किया उसको क्लब ऑफ रोम है। क्लब ऑफ रोम ने 1968 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए कदम उठाने शुरू किए थे। उसके बाद 1974 में जो सुमेसर है, उन्होंने अपनी पुस्तक स्मॉल इन ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन को एक बार फिर से दोहराया था। मतलब संसाधन संरक्षण के लिए जो महात्मा गांधी ने जो विचार व्यक्त किए थे उसको फिर से सुमेसर ने दोहराया था। किस पुस्तक में? स्मॉल इन ब्यूटीफुल में, है ना। इसके अलावा इसमें एक और आयोग का हम नाम बता सकते हैं जिसने 1987 में पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो योगदान दिया था, और उस आयोग का नाम है ब्रुंडलैंड। ठीक है। तो ब्रुंडलैंड जो आयोग है उसने भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को और ज्यादा मजबूत किया था, है ना, और संसाधन संरक्षण की वकालत उसने की थी। इसके अलावा यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य जो है, उसने जो रिपोर्ट तैयार किया वो रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी हुआ था। साथ ही साथ हमने रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे जो सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन हुआ था, या फिर इसको हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, जो 1992 में हुआ था, है ना। और इसमें भी पर्यावरण संरक्षण की वकालत की गई थी। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने थे उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया था। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है जी। तो ये पार्ट 1 की वीडियो थी। लगभग 20 मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाऊं, तो इसीलिए हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में समझेंगे, है ना। ये पार्ट 1 था। जो सेकंड पार्ट है बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, बस आप लोग धराधर कमेंट डालो। सेकंड पार्ट के लिए बहुत जल्दी कोशिश रहेगी डाल दो, लेकिन आप कमेंट जल्दी से जल्दी आप लोग डिमांड करेंगे तो जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी। तो फटाफट भाई आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।